भारत में जिसका भी ब्रेकअप होता है वो तुरंत शायर बन जाता है, और फिर जब आप उसकी जिंदगी से निकल जाओगे तो वो कम से कम 6 महीने तक कहीं पर शराब पी करके सड़क किनारे पड़ा होगा और कोई काम धाम नहीं करेगा, नौकरी वोकरी छोड़ देगा। ये सब वहां कौन करेगा? ये अमेरिका में कोई नहीं इतना पागल हुआ जा रहा। हम दिल दे चुके सनम। हमारे लिए बहुत जबरदस्त सवाल है लड़की से पूछने का, उसने कहीं तुझे छुआ तो नहीं? छू लिया तो छू लिया। वो भी अपने आप को रोज छूती है, वो आज तक अपनी नहीं हो पाई, तो तेरी कैसे हो जाएगी? तो हम अपने माँ बाप के प्रति जो इमोशन फील करते हैं, एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, वो भी एनिमलिस्टिक है कि वो जो कल्चर है जिसमें आधा अरब शामिल है और आधा यूरोप शामिल है, उसको तुम इंडियन कल्चर समझ रहे हो। वो इंडियन कल्चर है ही नहीं। और जो असली इंडियन कल्चर है वो तुमको पता चल जाए तो छक्के छूटे तुम्हारे। सर मेरा क्वेश्चन, जैसे कि मैं अमेरिका में 15 सालों से रहती हूँ और मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग हर चीज़ को बहुत ज़्यादा लॉजिकली और प्रैक्टिकली अप्रोच करते हैं। जैसे डेटिंग के कॉन्टेक्स्ट में मैंने देखा है कि लोग यहाँ पर 5-10 साल तक भी डेट करते रहते हैं, फिर भी दे आर जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स। वो अपनी इंडिविजुअलिटी में मेंटेन करके रखते हैं। और मैंने अपने अंदर ये चीज़ देखी है, क्योंकि मैं इंडिया में पली बड़ी हूँ, तो मैंने अपने अंदर ये चीज़ देखी है कि मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ। 3 महीने 4 महीने में ही मैं जानती भी नहीं हूँ दूसरे इंसान को इतना, लेकिन एक सेंस ऑफ एक सेंसिटिविटी आ जाती है बहुत जल्दी, बिना जाने पहचाने। और मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ पे एक एवरेज इंसान भी बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को अप्रोच करते हैं। लेकिन इंडियंस में मेरे दोनों फ्रेंड्स हैं, इंडियंस भी हैं अमेरिकन्स भी हैं। मैंने इंडियंस में देखा है कि वो 3-4 महीने डेट करके शादी करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। वो एक परमानेंस सीख करते हैं। और यहाँ पे लोग इतनी परमानेंस सीख नहीं करते, वो एक्सेप्ट करते हैं कि पीपल चेंज ओवर टाइम। तो दो कल्चर्स में ये जो अप्रोच है जिंदगी को देखने का और जीने का, ये इतना डिफरेंट कैसे है? मतलब इमोशनली एक ईक्यू जो है, इमोशनल कोशेंट, वो बहुत डिफरेंट है दोनों कल्चर्स का। मैं उसके बारे में आपसे थोड़ा समझना चाहती थी। देखिए, पैदा तो सब इमोशनली होते हैं। इमोशन माने वो जो भाव वृत्ति जो मनुष्य भी लेके पैसा पैदा होता है और पशु भी लेके पैदा होता है, तो वो तो भारतीय में भी वही होती है और अमेरिकन में भी वही होती है। तो ऐसा नहीं है कि उनके इमोशंस हमसे अलग हो सकते हैं। इंसान तो इंसान है। मूल भाव क्या होते हैं? भय, लोभ, क्रोध, मोह, आसक्ति, यही तो होते हैं। तो मूल भाव तो सब में एक जैसे होते हैं, भारतीय हो, चीनी हो, पाकिस्तानी हो, अमेरिकन हो, या कोई जानवर हो। ममता का भाव है वो आपको एक भैंस में भी मिलेगा और एक मनुष्य में भी मिलेगा। एक भैंस भी अपने पड़वे के लिए बड़ी ममता रखती है और एक मनुष्य की माँ होगी उसमें भी ममता आती है, और ये दोनों ही बातें एकदम प्राकृतिक हैं, शारीरिक हैं। हम एक तरह से पशु ही पैदा होते हैं, और तो भाव तो वहीं से आते हैं सारे। क्रोध बंदर भी करता है, क्रोध मनुष्य भी करता है ना? और कोई एकदम पागल इंसान हो उसमें भी वही भावनाएं होती हैं। मूल भावनाएं एक पागल में भी वही होती हैं जो कि किसी बड़े बुद्धिमान में होंगी। काम काम वासना एक पागल में भी होती है, एक बड़े बुद्धिमान आदमी में भी होती है। गुस्सा उसको भी आता है, उसको भी आता है। डर उसको भी लगता है, उसको भी लगता है। तो भावना क्या चीज है ये समझना जरूरी है। भावना तो हम में सब में है, और भावना शरीर से उठती है। भावना हम अच्छे से जानते हैं कि शारीरिक रसायनों का खेल होती है ना? इसीलिए भावना के तल पर मनुष्य में और पशु में बहुत अंतर नहीं होता है। आप बताइए आपको कौन सी भावना चाहिए? वो भावना आप में ठीक अभी उत्तेजित की जा सकती है। आपको डरना है, आपको एक गोली खिलाई जा सकती है, आप बहुत डर जाएंगी। आप बहुत डरी हुई हैं, आपको एक गोली दी जा सकती है, आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। दुनिया की जो सेनाएं होती हैं, खासकर जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं, यहां तक कि कुछ आतंकवादी संगठन भी, जब इनके सदस्यों को मिशन पर भेजा जाता है तो उससे पहले उन्हें कुछ दवाइयां खिला दी जाती हैं जिनसे उनमें डर समाप्त हो जाता है। जब इन्हें किसी ज़बरदस्त मिशन पे भेजा जाता है ना, तो कुछ दवाइयां दे देते हैं जो मस्तिष्क पे ऐसा प्रभाव डालती हैं कि डर लगना बंद हो जाता है। और वो दवाई एक मनुष्य पे जो असर कर रही है, वो दवाई पशु पर भी वही असर करेगी। पशु को भी आप वो दवाई दे दीजिए, पशु को भी डर लगना बंद हो जाएगा। तो डर, मोह, ममता, क्रोध, ईर्ष्या,
ये सब शारीरिक चीजें होती हैं। हम्म? आप बताइए क्या है आपको, अगर किसी भी तरीके से उत्तेजित होना है, आपको एक इंजेक्शन लगाया जा सकता है, गोली दी जा सकती है, सब होने लग जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि जो लोग बिल्कुल पागल हो रहे, क्रोध में दहाड़ रहे होते हैं, उनको ट्रैंकुलाइजर दिया जाता है तो वो सेडेट हो जाते हैं, हम जानते हैं ना। तो अगर एक केमिकल भीतर जा करके आपकी उत्तेजना को और क्रोध को शांत कर सकता है, तो इसका मतलब आपकी उत्तेजना और क्रोध क्या थे? वो भी केमिकल ही थे, वो भी केमिकल ही थे। अभी हम डेटिंग के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जिससे सेक्स का मुद्दा संबंधित है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे जानवरों की न्यूट्रिंग होती है, वैसे ही अगर मनुष्यों की भी कर दी जाए तो सेक्स का ख्याल ही नहीं आएगा उनके दिमाग में। बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है, सब छोटे जानवरों का होता है, कुत्तों का होता है, खरगोशों का होता है। आधे एक घंटे की बात होती है और उसके बाद उनको सेक्स जैसी कोई चीज जिंदगी में रह ही नहीं जाती। ये नहीं कि उन्हें दुख लगता है, उनको भाव ही नहीं आता, क्योंकि वो भाव पूरी तरह रासायनिक था, केमिकल था। उस केमिकल के तार काट दिए गए, अब वो भाव मस्तिष्क में आएगा ही नहीं। उसे कोई दुख नहीं, हो मस्त है, बिना सेक्स के ही मस्त रहेगा वो। बात समझ रही हैं? तो इमोशन के तल पर सब एक होते हैं, इमोशन के तल पर अलग अलग नहीं होते लोग। तो इमोशनल कोशेंट जैसी कोई बात नहीं है, एक ही कोशेंट होता है वास्तव में, वो होता है विजडम कोशेंट। और विजडम कोशेंट ये होता है कि तुमको अपने इमोशन का पता है कि नहीं है। इमोशन तो सबके एक जैसे हैं, अलग अलग लोगों में अलग अलग नहीं इमोशन होते हैं, अलग अलग लोगों की विजडम अलग अलग होती है। पीपल डू नॉट डिफर ऑन हाउ इमोशनल दे रियली आर, पीपल डिफर in whether they are able to see emotions for what emotions really are. Do we realize what emotions are? पश्चिम के लोग शायद इमोशन को हमसे बेहतर समझते हैं। उनको पता है कि इमोशन एक केमिकल चीज है, वो इसको अच्छे से जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रवैया ज्यादा वैज्ञानिक रहा है। तो वो देख लेते हैं कि हाँ भाई ये सब है, ये शरीर है, ये सब है, ये ऐसे ही चलता रहता है। हम जानते हैं हाउ द होल थिंग वर्क्स, और चूंकि हम जानते हैं कि हाउ द होल थिंग वर्क्स, सो वी नो वी कैन नॉट गिव इट टू मच इंपॉर्टेंस। उनको पता है कि जिसको हम एक मनुष्य कहते हैं, उसकी जीवन यात्रा कैसे होती है, उस तमाम तरह के प्रभाव पड़ते हैं, और पश्चिम में उन प्रभावों पर खूब प्रयोग हुए हैं, खूब शोध हुए हैं। उनको पता है कि इंसान कैसे आगे बढ़ता है, कैसे बदलता है, आप उसकी कंडीशनिंग कैसे कर सकते हो। ये सब वो करते रहे ना। पेवलॉव ने कुत्तों के साथ कितना काम करा था। ये सब काम पश्चिम में हुए हैं। वो जानते हैं कि जिसको हम मनुष्य बोलते हैं, वो प्रभावों का, संयोगों का, संस्कारों का पुतला मात्र होता है। तो वो तो बदलेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा वो बदलेगा। उन्होंने ये सब देखा हुआ है। भारत में एक दूसरी समस्या है। भारत में समस्या ये है कि हम भाव को बहुत ऊंचा स्थान दे देते हैं। पश्चिम चूंकि मटेरियल में, मैटर में एक्सपर्ट रहा है, तो पश्चिम को पता है कि इमोशन इज जस्ट मैटर, क्योंकि पश्चिम ने मैटर की बहुत अच्छी खोज करी है। पश्चिम का सारा अनुसंधान ही मैटर का, मटेरियल का रहा है। तो उनको पता है कि इमोशन इज मैटर, तो वो बहुत इन चक्करों में पड़ते नहीं। उनको ये भी पता है बॉडी इज मैटर, उनको ये भी पता है कि थॉट टू इज मटेरियल एंड लाइक एनी मटेरियल इट चेंजेस। उनको पता है ये बातें। भारत में भी हमें ये सब पता था, पर हम जैसे भूल गए। तो हमें लगने लगता है कि भाव बहुत बड़ी बात है। तो फिर हम कहते हैं, यू नो, इंडियंस आर इमोशनल एंड पाकिस्तानीज आर इवन मोर इमोशनल, without realizing that saying somebody is too emotional is the equivalent of saying that the person is animalistic. आप कहो ना कि व्यक्ति बहुत बहुत भावुक है, तो आप लगभग यही बात कह रहे हो कि व्यक्ति जानवर जैसा है। हम ये समझ भी नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने शोध की दृष्टि, सच्चाई की, तथ्य की, प्रयोग की दृष्टि पता नहीं कब खो दी। हमारे पास थी, जबरदस्त तरीके से थी, हमारे षड दर्शनों में है। हमारे बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, शोधकर्ता हुए हैं, उनकी बात सुनो, वहां ये तुम्हें मिलेगी दृष्टि कि वो जीवन का परीक्षण कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। पर अगर आप पिछले 500,000 सालों के भारत को देखो, तो हमने वो नजर खो दी है। चूंकि वो नजर खो दी है, तो हमें पता ही नहीं है कि शरीर क्या और भाव क्या है। इन दो चीजों को फिर हमने बहुत महत्व देना शुरू कर दिया है, शरीर को और भाव को। हमें लगता है जो मेरी भावनाएं हैं वो कोई बहुत ऊंची चीज है, वो जबरदस्त चीज है।
हमने भावनाओं का संबंध तो सत्य के साथ भी जोड़ दिया है। हमने बिल्कुल एक भावना का मार्ग ही निकाल दिया है धर्म में, वो भाव मार्ग है कि बस मेरी भावना उछल रही है, मेरी भावना उछल रही है, मेरी भावना उछल रही है। ये सब थोड़ा बहुत आपको पश्चिम में भी देखने को मिलेगा, पर भारत से बहुत कम। बात समझ रहे हैं? और जब भावना ही बहुत बड़ी बात है, तो फिर भावुक होने से मुझे कौन रोक सकता है? मैंने प्रथम स्थान ही भावना को दे दिया है। एक भारतीय होने के नाते मेरे लिए इमोशन सबसे बड़ी बात हो गई है। डू नॉट हर्ट माई फीलिंग्स। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी, अब पश्चिम ने भी ट्रुथ को बहुत स्थान नहीं दिया है, उनको ट्रुथ अभी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि पूरी तरह स्पिरिचुअल बात है, पर उन्होंने भावना से ऊपर कम से कम थॉट को, विचार को स्थान दिया हुआ है। दे थिंक, वी इमोट। वो सोचते हैं, हम बस फील करते हैं। और बिना ये जाने की जो फीलिंग है ये तो पशुवत है, ये तो जानवर वाली बात है। सब जानवरों में वो फीलिंग है जो तुम में है। मनुष्य और जानवर को अलग बनाता है विचार। जानवर वो सब कुछ फील कर सकता है तुम करते हो, लेकिन जानवर बिल्कुल वो विचार नहीं कर सकता जो विचार तुम कर सकते हो। मनुष्य और जानवर में अंतर भावना का नहीं होता है, विचार का होता है। और विचार करना भारत ने न जाने कब छोड़ दिया। हम विचार नहीं करते, हमारे लिए भावना ही बड़ी बात है। और हमारे लिए शरीर बड़ी बात है क्योंकि हम शरीर की सच्चाई भी नहीं जानते। हम मानना ही नहीं चाहते कि शरीर क्या है। हमें लगता है शरीर पता नहीं कितनी भारी चीज है। शरीर कैसे लगातार बदल रहा है हम ये नहीं जानते, हम सोचना भी नहीं चाह रहे। हमें लग रहा है शरीर कोई एक चीज है। हम नहीं देख रहे हैं कि शरीर तो प्रतिपल बदल रहा है और बाहरी प्रभावों का गुलाम है। तो जब भावना और शरीर हमारे लिए बड़ी बात हो जाते हैं तो हम इनको जिंदगी में पहले नंबर का स्थान दे देते हैं। तो आपकी जिंदगी में कोई शरीर लेकर आ गया और आपकी भावना उसकी ओर कुलाचे मार रही है, तो आप उसको जिंदगी में पहले नंबर का स्थान दे दोगे। आप उसको बिल्कुल पकड़ के बैठ जाओगे, जैसे परम सत्य को पकड़कर बैठा जाता है ना। हम सब बेचैन रहते हैं कि जो टॉप मोस्ट चीज है वो मिल जाए। तो हमारे लिए टॉप मोस्ट चीज फीलिंग हो गई है। अब आप अगर जवान हो और डेटिंग वगैरह का आपका समय चल रहा है, तो पहली फीलिंग तो सेक्सुअल ही होती है। शुरुआत में सेक्सुअल और बाद में अटैचमेंट। हमारे लिए बहुत बड़ी बातें हो गई हैं, एक सेक्स और दूसरा अटैचमेंट। खास तौर पे अगर सेक्स हो गया तो उसके बाद तो जबरदस्त अटैचमेंट, तो छोड़ा ही नहीं जाता। वेस्ट में उनको पता है कि ये चीजें क्या हैं, तो वो आगे बढ़ पाते हैं, दे मूव ऑन। परम सत्य तक वो भी नहीं पहुंचे हैं, पर कम से कम भावना से ऊपर वो विचार के तल पर बैठे हैं। हम तो जो सबसे नीचे का तल हो सकता है भावना का, हम वहीं पे अभी लोट-पोट रहे हैं। हमने अध्यात्म तक को भावना की चीज बना दिया है। कह तो रहा हूं भाव मार्ग, अध्यात्म तक भावना की बात बन गया, उस देश का फिर क्या होगा बताओ। भारत में धर्म का मतलब ज्ञान या बोध होता है क्या? रियलाइजेशन या विजडम होता है क्या? भारत में धर्म का तो मतलब ही यही होता है, मेरी भावना, मेरी भावना, मेरे नन्हे से भगवान, मैं इन्हें प्यार करूंगी, मेरी भावना। जहां भावना इतनी बड़ी बात हो गई कि भगवान का संबंध भी भावना से जुड़ गया, वहां फिर भावना ही भगवान हो गई ना। अगर भगवान का संबंध भी भावना से जुड़ गया तो भावना ही भगवान हो गई। तो अब कैसे कोई अपनी भावना पर आघात बर्दाश्त करेगा? उनके लिए भावना इतनी ऊंची बात नहीं है, उनके लिए इतनी ऊंची बात नहीं। यहां पर आपको अगर किसी से रिश्ता अपना खत्म करना है, आप किसी से मिलजुल रहे थे, तो आपको 100 बार सोचना पड़ेगा कि इसको बताऊं कैसे कि भाई हो गया। और उसको अगर बता दो तो वो पता नहीं कितने तरीके के नाटक करेगा। वो ये भी कर सकता है कि वो आपके घर में आपकी मां को फोन मिलाना शुरू कर दे। रिश्ता आपसे टूटा है और वो ये शुरू कर दे कि वो आपके घर में आपकी मां को फोन मिला रहा है, या आपके घर वालों को आपकी तस्वीरें भेज रहा है कि ये मेरे साथ थी तो ये देखो ये हमारी तस्वीरें हैं। वो पता नहीं कितने कितने तरीके के नाटक करेगा। और फिर जब आप उसकी जिंदगी से निकल जाओगे तो वो कम से कम 6 महीने तक कहीं पर शराब पी करके सड़क किनारे पड़ा होगा और कोई काम धाम नहीं करेगा, नौकरी वोकरी छोड़ देगा।
फिर उसके 3-4 यार होंगे जिगरी, वो भी भावना वाले, इमोशनल। वो उसको किसी गाड़ी में डालकर कचड़े की तरह ले जाएंगे किसी हिल स्टेशन पर और उसको बैठाएंगे कि तू यहां बैठ जा, अब तू किसी तरीके से भुलाने की कोशिश कर। फिर उसको भुलाने की कोशिश में वो कम से कम 100 पेज की घटिया शायरी लिखेगा। भारत में जिसका भी ब्रेकअप होता है वो तुरंत शायर बन जाता है। ये सब वहां कौन करेगा? ये अमेरिका में कोई नहीं इतना पागल हुआ जा रहा। जो जिल्टेड लवर है, वो चीज सबसे खतरनाक भारत में है। भारत और जो भारत जैसे इमोशनल देश है, पाकिस्तान वगैरह, यहां अगर कोई जिल्टेड लवर माने ठुकराया हुआ प्रेमी अगर है, तो वो एसिड एसिड भी डाल सकता है आपके मुंह पे। और खूब होता है भारत में, ये रिश्ता टूट गया तेरे मुंह पे एसिड डाल दूंगा, ये भावना है। अमेरिका में अगर रिश्ता टूटेगा तो वो कहेंगे ठीक है, राइट, सी यू मेट। ये तक हो सकता है कि अब डेटिंग नहीं हो रही है, वो बाकायदा कोई, अब आप पति पत्नी नहीं है या प्रेमी प्रेमिका नहीं है, लेकिन फिर भी आपस में बातचीत हो जाती है, दोस्ती का रिश्ता अभी भी है, ये बिल्कुल हो सकता है वहां पर। भारत में बड़ा मुश्किल होता है कि पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो जाए या आपका किसी से रिलेशन टूट जाए और उसके बाद भी एक हेल्दी रिलेशनशिप बनी रहे। भारत में नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे लिए भाव बहुत बड़ी बात है। जिसके लिए भाव बहुत बड़ी बात होंगे, वो अल्टीमेट ट्रुथ पर तो क्या पहुंचेगा, वो तो थॉट पर भी नहीं पहुंच पाएगा। जो अपनी फीलिंग्स से ही ऊपर नहीं उठ पा रहा, वो तो थॉट के लेवल पर भी नहीं आ पा रहा, वो ट्रुथ के लेवल पर कैसे आएगा? ये 3 तल होते हैं, वृत्ति और विचार और फिर सत्य। वृत्ति माने भाव, विचार माने थॉट, और फिर होता है अल्टीमेट लिबरेशन, द ट्रुथ। तो उसमें ऐसे यात्रा करनी पड़ती है कि भावों से उठ करके विचार पर आना है और फिर विचारों को भी साफ साफ देख लेना है कि यहां क्या चलता है, और फिर व्यक्ति कहता है कि अब मैं निर्विचार निर्गुण निराकार सत्य में प्रवेश कर रहा हूं। विचार से भी आगे चला गया, अब मैं निर्विचार, विचारों को भी बहुत महत्व नहीं देता। पश्चिम निर्विचार में भले ना पहुंच पाया हो, विचार में तो पहुंचा कम से कम, बहुत अच्छा विचार करते हैं वो। भारत तो विचार भी नहीं करता, हम सिर्फ फील करते हैं। हम कहते हैं कि अहिंसा का मतलब है कि किसी का दिल मत दुखाना। हमारे लिए दिल बहुत बड़ी बात है। दिल तोड़ दिया, दिल दुखा दिया, हाय मुझे बुरा लग गया, तूने ऐसा क्यों बोल दिया। तो दूसरों का दिल रखने के लिए हम उन्हें सच्चाई तक नहीं बताते। कोई बहुत मोटा हो तो हम बोलते हैं वो थोड़ा हेल्दी है। नहीं बोलेंगे कि लड़की भैंस है, कहेंगे खाते पीते घर की है। दिल दुख जाएगा, दिल दुख जाएगा। दिल क्या चीज है जान लो, उसके बाद इतना महत्व नहीं दोगे दिल को, फिर सत्य को महत्व दोगे। वही चीज जो उन्हें साइंस में सबसे आगे बढ़ाती है, वही चीज है जो उन्हें भावनाओं को भी भावनाओं की जगह पर रखने को प्रेरित करती है। इमोशन को इमोशन की जगह पर रखो। इमोशन क्या है? हमारी दिमागी हरकत का सबसे निचला तल इमोशन कहलाता है। इमोशन हमारी हस्ती का वो तल है जो हम पशुओं के साथ साझा करते हैं। ठीक वैसे जैसे मनुष्य और पशु में साझी चीज शरीर होता है ना, उसी तरीके से शरीर से जो हार्मोन निकलते हैं वो भी मनुष्य और पशु में साझे होते हैं। इमोशन वो चीज है। अभी मैं बात बोल रहा हूं, बहुत लोगों के इमोशन हर्ट हो रहे होंगे। हम क्या करें, हम लोग ही इमोशनल है। यू नो दिस आचार्य, ही डजंट रिस्पेक्ट आवर इमोशंस। खैर ये तो मैंने ऐसे बोल दिया जैसे कि कोई बाहर का एक्सेंट हो। बाहर वाले ऐसे इतना नहीं बोलते, ये ज्यादा हमारे यहां बोला जाएगा। यसार हमार भावना की कदर ना करे है। समझ रही बात को? हमारे लिए हर चीज भावना है, हर चीज भावना भावना, और इस पे हमें नाज बहुत है। भावना, अरे दुनिया में कौन सी चीज वास्तव में भावना पर चलनी है भाई? सच पे चलना है ना, तथ्यों का अन्वेषण करो। हम इस कदर गिर गए हैं कि
कि हम झूठे हो गए हैं अपनी भावनाओं को बचाने की खातिर। हम वो तथ्य दबा देना चाहते हैं, छुपा देना चाहते हैं जिनसे भावना को चोट पड़े। तो मैं झूठा होना पड़ा है मजबूर होके। सच्चाई अगर हमारी भावना को चोट पहुंचाती है ना, तो हम सच्चाई को ही ठुकरा देते हैं, हम झूठे हो गए हैं। और भावना भावना करते करते भावना हमारा भगवान बन गई। अब पति से मेरी भावना है तो पति परमेश्वर हो गया। स्त्री पुरुष का शरीर का रिश्ता, और शरीर बहुत बड़ी बात है, तो वो रिश्ता अब 7 जन्म तक चलना चाहिए। अरे भाई, शरीर का ही तो रिश्ता था, शरीर छोटी सी चीज है, हो गया, आगे बढ़ो। अभी मैं बात बोलूंगा, न जाने कैसे छनछना के कितनों के दिल टूटे होंगे कि आगे बढ़ो माने शरीर छोटी चीज है, इसका मतलब क्या है? अरे जिसको एक बार छू लिया, वो 7 जन्म के लिए हमारी हो गई ना। छू लिया तो छू लिया, वो भी अपने आप को रोज छूती है, वो आज तक अपनी नहीं हो पाई, तो तेरी कैसे हो जाएगी? सड़क चल रहे हो, कई बार पीछे से यूं ही स्ट्रीट डॉग आके चाट जाता है, तो तुम 7 जन्म के लिए उसके हो जाओगे क्या? समझ में आ रही बात? वो एक फिल्म आई थी, हम दिल दे चुके सनम। तो उसमें सलमान खान उनके घर में रह रहा होता है, तो ऐश्वर्या राय की मां आके उससे पूछती है, बिल्कुल ऐसे जैसे पूछ रही हो कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और कहीं कहीं पर न्यूक्लियर बॉम्बार्डमेंट हो गया क्या, ऐसे पूछती है। और पूछ क्यों क्या रही है? उसने तुझे कहीं छुआ तो नहीं है? हमारे लिए बहुत जबरदस्त सवाल है लड़की से पूछने का, उसने कहीं तुझे छुआ तो नहीं है? इतनी गंभीरता से हम न्यूक्लियर वॉर के बारे में भी नहीं पूछेंगे जितनी गंभीरता से हम लड़की से पूछते हैं कि उसने तुझे कहीं छुआ तो नहीं है। क्योंकि शरीर बहुत बड़ी चीज है ना। वो राष्ट्र जिसने दुनिया को दिखाया नाहम देहास में, उस राष्ट्र के लिए देह इतनी बड़ी बात हो गई, इससे ज्यादा लज्जा की चीज क्या होगी? हम थे जिन्होंने पूरे विश्व को बताया कि हम देह नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं। और हमने विशेषकर लड़कियों को सिर्फ शरीर बना दिया, और हमें शर्म भी नहीं आती। और फिर उतना ही भावुक उत्तर वो जो चरित्र था ऐश्वर्या राय का वो देता है, बोलती हां उसने मुझे छुआ है, उसने मुझे यहां छुआ है। अब जो भी इसका मतलब है। देखो भाई, मैं तो तब खासा जवान था, तो मेरे लिए तो एक ही मतलब था। अरे देह देह है, शरीर शरीर है, संयोग संयोग है। बॉय मेट गर्ल, गर्ल मेट बॉय, देन दे मूव्ड ऑन, फुल स्टॉप। क्या इतना रो रहे हो कि अब तो बंधन लग गया, अब तो प्रीत बंध गई? प्रीत परम से बांधी जाती है, झुन्नू लाल से थोड़ी कि इससे तो अब हो गया। क्या हो गया? सब्जी खरीदा, साथ में धनिया मिल गई, वापस आए देखा धनिया सड़ी हुई है, तो उसको कचरे में डालो। ये थोड़ी कि उसको अभी अब सब्जी में भी पकाओगे, रोज खाओगे भी, और 7 जन्म तक खाओगे। छोटी चीज है जिंदगी में, बड़ा क्या है ये पहचानो। न देह बड़ी है, न रिश्ते बड़े हैं, न भावना बड़ी है। जिंदगी में बड़ी चीज होती है सच्चाई, ईमानदारी, परीक्षण, प्रयोग, जिज्ञासा। लगातार आगे बढ़ते रहना है, अपने अहंकार को, अपने अतीत को पीछे छोड़ते जाना है। ये होती है बड़ी चीज जिंदगी में। ये नहीं बड़ी चीज होती कि सजना अब हम तो तुम्हारे हो गए हैं, मेरा शरीर तुम्हारा हुआ और मिलकर 2 शरीर और पैदा करें। ये क्या है बेवकूफी? कोई ऊंचा लक्ष्य नहीं जीने के लिए। ना हमारा विज्ञान आगे बढ़ रहा, ना हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही, ना हमारी कलाएं आगे बढ़ रही, ना हमारा साहित्य आगे बढ़ रहा, ना हमारे खेल आगे बढ़ रहे। बस हमारी आबादी आगे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हम इमोशनल लोग हैं ना। इमोशनल हो के ही तो तुम बच्चे पैदा किए जा रहे हो। और क्या कर रहे हो? तुम्हारे सारे इमोशंस का कुल आउटपुट आबादी होती है। सारे इमोशंस
अंततः कन्वर्ज कर जाते हैं, अभिसरित हो जाते हैं एक इमोशन में। क्या? सेक्स। मियां बीवी की लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई के बाद अंततः क्या होना है? सेक्स। प्यार बहुत बढ़ रहा है, तो वो जो प्यार है, सो कॉल्ड लव, वो भी अंततः क्या बन जाना है? सेक्स। सारे इमोशंस अंततः क्या बन जाने? आबादी। वही जैसे जानवर होता है, जानवर कुल क्या काम करता है? अपनी आबादी बढ़ाता है। वही हम कर रहे हैं। कहां है कला, कहां है विज्ञान? हम कहते हैं हमारा अतीत गौरवशाली है, बिल्कुल गौरवशाली है। तो देखो ना कि हमारे जो विद्वान पूर्वज थे उन्होंने क्या क्या नहीं खोज कर दिखाया, और फिर अपने आप से पूछो कि आज तुम क्या खोज कर दिखा रहे हो? आजाद हुए भी 75 साल हो गए। क्योंकि पश्चिम में देह को इतना, बॉडी को बस मटेरियल समझते हैं, तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन फिर वो भी तो एक एक्सट्रीम ही तो है, मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल है। देखो, अगर आप पश्चिम में खोट निकालने चलोगे तो आप जितनी निकालोगे मैं उसमें 10 और जोड़ दूंगा। उनके पास बहुत समस्याएं हैं, पर उनकी समस्याएं हमारी समस्याओं से तो बेहतर ही हैं। आप उनकी बीमारियां गिनोगे तो उनके पास होंगी बीमारियां, हमारे पास और जबरदस्त बीमारियां हैं। मैं जब आपके प्रश्न के उत्तर में पश्चिम की भारत की तुलना कर रहा हूं, तो उसमें मैं बिल्कुल ये नहीं बोलना चाह रहा किसी दृष्टि से कि पश्चिम बिल्कुल शिखर पर पहुंच चुका है। पश्चिम में 100 खोट हैं, और मैं कह रहा हूं भारत के पास एक क्षमता है कि वो पश्चिम की खोट भी दूर कर सकता है। लेकिन पश्चिम की खोट तो हम तब देखें ना जब पहले अपनी खोट से मुक्ति पाएं। हमारी खोट तो बड़ी भयंकर है, बड़ी गहरी है। उनके पास भी बहुत समस्याएं हैं, बिल्कुल है। कौन सा मैंने कहा कि वो बिल्कुल सत्य पे और मुक्ति पे पहुंचकर बैठ गए हैं? पर वो कम से कम इन चीजों पर नहीं चलते हैं कि भावना को बचाने की खातिर हम झूठ को भी स्वीकार कर लेंगे। ये नहीं चलता वहां पर, हमसे कम चलता है। बाकी तो इंसान इंसान हर जगह है। वहां का इंसान भी जानवर हो सकता है, यहां का इंसान भी जानवर हो सकता है। पर जब तुलना करें तो तुलनात्मक रूप से कह रहा हूं। लोगों को अभी जो लोग देख रहे हैं उनमें से कईयों के मन में आंकड़ा आ रहा होगा, पर वहां ना डाइवोर्स बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक बार अपने मन से अपनी धारणाएं हटा दो। मुझे बताओ कि किसी के साथ अगर रहना ही है तो क्या यह बेहतर नहीं है कि सही आदमी के साथ रहो? ये चुपचाप मान लेने में बुराई क्या है कि सर्टेन पीपल माइट जस्ट बी इनकम्पैटिबल, सिंपली इनकम्पैटिबल। और ये मानने में भी क्या बुराई है कि एक समय पर कंपेटेबिलिटी हो सकती है, बट देन पीपल चेंज एंड आफ्टर 10 years दे माइट बी नो मोर कंपेटेबल। ये मानने में क्या समस्या आ गई? या पूरी जिंदगी किसी एक इनकॉम्पेटेबल, असंगत, बेमेल इंसान के साथ बर्बाद करने में बड़ी बहादुरी है? जिसके साथ तुम्हारी संगत चल ही नहीं सकती, तुम उसके साथ पूरी जिंदगी अभी और बर्बाद कर दो, इसमें कौन सी बहादुरी है? तो डाइवोर्स अनिवार्यतः न अच्छी चीज है, और डाइवोर्स अनिवार्यतः न बुरी चीज है। अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, हम नहीं कह सकते। निर्भर इस पर करता है कि आपने कितने होश से विवाह का फैसला किया है। भारत को मूविंग ऑन सीखना होगा। भारत को लेटिंग गो सीखना होगा। भारत को ड्रॉपिंग सीखना होगा। हम बात करते हैं डेवलप्ड इंडिया की, विकसित भारत। कोई भी देश तब विकसित होता है जब उसके लोग विकसित होते हैं। हमारे लोग ही अगर विकसित नहीं होंगे तो भारत कहां से विकसित हो जाएगा? और अतीत को पकड़ करके बैठे रहने से विकास नहीं हो जाता। वो अतीत चाहे 1000 साल पुराना हो और चाहे 1 साल पुराना हो। कि किसी के साथ रिश्ता हो गया था, अब वो रिश्ता पकड़ कर बैठे हैं, दिमाग में रो रहे हैं, कलप रहे हैं, दिन भर उसी को याद कर रहे हैं, यही सब चल रहा है, हैशटैग नॉस्टैल्जिया। कहां तक खींचोगे यार? लर्न टू मूव ऑन। सर, तो आप कह रहे हो कि खुद आ,
खुद की उच्चतम संभावना से प्रेम होना चाहिए, और किसी रिश्ते में जिसमें कुछ रखा नहीं है उसमें इतना ज्यादा एफर्ट भी डालने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो अच्छे वेस्ट ऑफ टाइम अच्छे है। काम के लिए अच्छी मंजिल की तरफ अच्छे रास्ते से जा रहे हो। हाँ, सब बढ़िया है, अच्छा अच्छा है, सुहाना है सफर। और उसमें कोई मिल गया हम सफर तो अच्छी बात है। बिल्कुल हो सकता है हम सफर चला कुछ दूर तक, फिर उसने कहा देखो साहब मुझे कोई दूसरा मोड़ लेना है, उसे लेने दो, उसके गले में फंदा मत डालो। और तुम्हें भी अगर कोई दूसरा मोड़ लेना है तो ले सकते हो, तुमने कोई गुनाह नहीं कर दिया। जब तक साथ चलो प्रेम से चलो, जब तक साथ चलो किसी ऊंचे लक्ष्य की तरफ चलो, किसी ऊंचे आधार पर तुम्हारी संगति दोस्ती साथ होना चाहिए। ये थोड़े कि हम दोनों एक साथ बस इसलिए हैं क्योंकि दे दनादन ले दनादन सेक्स होता है बस, और उसके कारण बस मेरी नाक में तेरी खुशबू बस गई है, मेरे जिस्म को तेरी आदत पड़ गई है, और फिर जब वो जिस्म छूटता है तो आदत वैसी हो जाती है, शरीर वैसे कुलबुलाता है जैसे किसी नशेड़ी का नशा छूटा हो। जिसको किसी नशे की आदत पड़ गई है उसका जब नशा छूटता है तो फिर पता है ना क्या होता है, वो पागल हो विड्रॉल जाता है। सिम्टम। वो पागल हो जाता है। वो कितने सारे अपराध इसलिए होते हैं क्योंकि जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते ड्रग्स के, वो पागल होने लगते हैं, मुझे ड्रग्स चाहिए ड्रग्स चाहिए। फिर वो जाकर मर्डर भी कर सकते हैं ताकि उसके पैसे से वो फिर ड्रग्स खरीदें। सेक्स, शरीर, हवस हमारे ऊपर ऐसा नशा बनकर छाते हैं कि जब लड़की या लड़का फिर हमसे छूटता है तो हमारी हालत नर्क जैसी हो जाती है, क्योंकि नशा छूट गया, अब चाहिए दोबारा। और जब दोबारा चाहिए तो फिर उसको कहते हैं रिबाउंड पे रिलेशनशिप बनाना, कि एक छूटी है तो उसके कारण जाके अब किसी दूसरी को पकड़ लिया, बिना बात के पकड़ लिया, बिना उसका स्तर देखे पकड़ लिया। ये हमारे यहां चलता है, हमारी आधी ऊर्जा इन्हीं चीजों में जा रही है। भारत का जवान आदमी क्या कर रहा है? नौकरी तो है नहीं उसके पास, तो कर क्या रहा है? वो यही कर रहा है, या तो सरकारी नौकरी की तैयारी, नहीं तो गली छाप आशिकी। यहां हर लड़की क्लियोपेट्रा है, हर एक के पीछे 10 है, और सब भावुक हैं, एकदम इमोशनल हैं, और चाहिए सबको बस एक चीज, जिस्म। मैं नहीं कह रहा हूं कि भैया जिस्म ऐसी चीज है कि छू दोगे तो मर जाओगे, या किसी का शरीर छू दोगे तो नरक में चले जाओगे, मैं उस दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं शरीर इतनी बड़ी चीज नहीं है कि उसके लिए जवानी और जिंदगी बर्बाद कर दो, ये कह रहा हूं। और इतनी बड़ी चीज नहीं है कि मिल गया तो बिल्कुल आपा खो दिया, और किसी का शरीर छूट गया तो बेसुध हो गए, पागल हो गए। शरीर मिल गया तो भी बड़ी बात नहीं हो गई है, शरीर छूट गया तो भी बड़ी बात नहीं हो गई है। अपना काम देखो। मैंने एक बार पहले भी उद्धृत करा था, मैं फिर से कर रहा हूं। सार्त्र और सिमोन का रिश्ता हाल का है, बस पिछली शताब्दी का। दोनों फ्रांस के प्रतिष्ठित दार्शनिक हैं, और दोनों उम्र भर साथ रहे, और दिन में एक बार मिलते थे, सुबह के समय नाश्ते पर। वो अपने यहां रहती थी, अपने यहां पे रहते थे। दोनों लेखक हैं, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, और दोनों की बड़ी गहरी प्रेम कहानी है। पर दोनों अपने अपने काम से प्रेम करते हैं सबसे पहले, इसलिए एक दूसरे के साथ हैं। दोनों दार्शनिक हैं, जीवन भर मिले। उनका रूटीन ही यही था कि नाश्ता एक साथ करेंगे। उसके बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी चले जाते थे, अपना काम देखते थे, ये अपना काम देखती थी। और दोनों सिर्फ फ्रांस के नहीं, पिछली शताब्दी में विश्व के लीडिंग फिलोसोफर्स में से हैं। अपना काम पहले आता है ना, फिर उस काम के रास्ते में अगर कोई पुरुष मिल गया, कोई महिला मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिला तो नहीं मिला, क्या करना है?
सार्त्र मर गए, सिमोन ने अपना काम थोड़ी रोक दिया। बोले ये इसका साथ जब तक था अब चला गया तो मैं अपना काम थोड़ी रोक दूंगी। भारत में ऐसा नहीं हो पाता है, बड़ा मुश्किल होता है। ये उदाहरण भी मुझे पश्चिम से उठा के देना पड़ रहा है। भारत में तो बल्कि ऐसा हो जाए कि दो लोग, स्त्री और पुरुष, इतनी प्रगाढ़ मित्रता रखते हो तो लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे, ब्याह कब हो रहा शहनाई कब बजेगी, किलकारी कब गूंजेगी, दोनों कैरेक्टरलेस हो क्या, बिना शादी किए ही इतना साथ साथ रहते हो, चरित्रहीन कहीं की। सर मतलब जिंदगी में जो लोग हैं उनको वहीं रखना चाहिए जो उनका राइटफुल प्लेस है, बहुत ज्यादा बिल्डअप नहीं करना चाहिए अपने माइंड में। कोई आदमी तुम्हारे माइंड में क्या करेगा? मतलब हाउ कैन बी अ मैन, हाउ कैन अ मैन बी एट द सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स? क्या करेगा वो? मतलब क्या कर सकता है वो? मुझे तो नहीं समझ में आता जब कोई गृहिणी बोलती है कि मेरी दुनिया तो मेरा घर है और उस घर के केंद्र में पति परमेश्वर बैठा है। कैसे? किसी भी मनुष्य के लिए दूसरा मनुष्य परमेश्वर कैसे हो सकता है? जीवन का केंद्र कैसे हो सकता है? तुम एक इंसान हो, वो भी एक इंसान है। तुम दोनों के ही जीवन का उद्देश्य है सत्य, मुक्ति, उच्चतम, लिबरेशन, संघर्ष। किसी भी इंसान का जीवन इसलिए होता है, इसलिए थोड़ी होता है कि औरत बोल रही है मेरा पति मेरे जीवन के केंद्र में है, पति बोल रहा है मेरी औरत मेरे जीवन के केंद्र में है। इसी के इर्द गिर्द, इसी धुरी के इर्द गिर्द तो मेरी जिंदगी घूमती है। ऐसे थोड़ी होता है। मतलब भारत में होता है, मतलब इसीलिए तो फिर हम स्पेशल हैं। सर अपने आसपास इतना ये होता है, देखा है बचपन से, तो यही देखा है सिर्फ। देखिए, सारी समस्या जो वर्तमान संस्कृति है ना उसकी है। हम कोई जेनेटिकली इंफीरियर लोग नहीं हैं। और ये जो सांस्कृतिक पतन हुआ है ये पिछले 1000 सालों में हुआ है बस। आप प्राचीन भारत में जाएंगे तो हम बहुत उदार और बहुत खुले हुए लोग थे। पर पश्चिम की दिशा से हम पर जो प्रभाव पड़े, पहले आक्रमण हुए, फिर शासन हुआ हमारे ऊपर, और जो शासक होता है ना उसी की सोच पूरे समाज पर छा जाती है क्योंकि वो शासक है। तो जो हमारी प्राचीन खुली दृष्टि थी उसको हमने खो दिया। हम कितने खुले थे ये जानना है तो सत्यकाम जाबाल की कथा पढ़िए। जबाला माँ है, वो पूछ रहा है मेरे बाप का नाम बताओ, बोली बाप का नाम नहीं पता। जैसे आप डेटिंग की बात कह रही ना, बोली मैंने बहुत लोगों से डेटिंग करी थी तो मैं नहीं जानती कि कौन तेरा बाप है, ना मुझे बहुत फर्क पड़ता है। और जब तू अभी पढ़ने के लिए जाएगा गुरु के आश्रम में, गुरु पूछें कि सरनेम बता, भारत में बड़ी बात होती है ना कि तेरे नाम के पीछे किसका नाम चलेगा, बोले सरनेम पूछें गुरु। ये हम औपनिषदिक काल की बात कर रहे हैं, वेदांत की बात कर रहे हैं। तो कहना मेरा नाम है सत्यकाम जाबाल, मां के नाम पे अपना नाम बताना ना, बाप के नाम की जरूरत क्या है? ये उपनिषद है, ये वेदांत है, ये वेद है, हमारा वेद। लेकिन पिछले 1000 साल में हम पर जो बाहरी प्रभाव पड़े उन्होंने हमारी संस्कृति को बिल्कुल कुंठित कर दिया है। और हम सोच रहे हैं ये कुंठित संस्कृति ही हमारी असली और मौलिक संस्कृति है। नहीं, ये जो अभी संस्कृति चल रही है ये तो आक्रमणकारियों की संस्कृति है जिसको हम सोच रहे हैं हमारी है, ये हमारी है ही नहीं। और भारत के सब संस्कृतिवादी और राष्ट्रवादी इसको अपना कल्चर समझ रहे हैं और इसी कल्चर को डिफेंड करना चाहते हैं, जो कल्चर तुम्हारा है ही नहीं। जो तुम्हारा अपना कल्चर है वो तुम्हें आज तक किसी ने पढ़ाया नहीं। जो तुम्हारा अपना असली मौलिक ओरिजिनल कल्चर है वो तुम्हें किसी ने बताया नहीं। और तुम जिस कल्चर को बचाना चाहते हो उसमें से आधा यूरोप का है, कुछ तुर्की का है, कुछ अफगानिस्तान का है और कुछ अरेबिया का है। वो जो कल्चर है जिसमें आधा
अरब शामिल है और आधा यूरोप शामिल है, उसको तुम इंडियन कल्चर समझ रहे हो। वो इंडियन कल्चर है ही नहीं, और जो असली इंडियन कल्चर है वो तुमको पता चल जाए तो छक्के छूटे तुम्हारे। वो इतना खुला, इतना आजाद, इतना जीवंत और इतना विकासोन्मुख है। फिर बोल रहा हूं आपको, ये जिसको हम इंडियन कल्चर या इंडियन संस्कृति बोलते हैं ना, ये इंडियन कल्चर है ही नहीं। आम आदमी जिसको इंडियन कल्चर बोल के वर्शिप करता है, ये कहीं से इंडियन कल्चर नहीं है। जिसपे हम बहुत गौरव करते हैं ना, हमारी महान संस्कृति, वो हमारी है ही नहीं। वो तो जो पश्चिम से प्रभाव आए वो लेके आए, और वो संस्कृति यहां छा गई तो हम धोखे से उसको अपनी संस्कृति समझने लगे हैं। इमोशनल होना इंडियन कल्चर में नहीं है। हमारे मूल ग्रंथ वेद हैं। वेदों में आपको मंत्रों का भाग मिलता है, फिर आपको ब्राह्मण मिलते हैं, अरण्यक मिलते हैं, और अंत में आ जाते हैं उपनिषद। वो है, हम कहते हैं वो उनका ज्ञान कांड है, ज्ञान का भाग है। उसमें भाव भाग कहाँ, ये बता दो। वेदों में भावना वाला भाग कहाँ, ये बता दो। तो ऐसा कैसे होगा कि भारतीय धर्म पूरा भाव आधारित हो गया? बताओ। अगर वास्तव में मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, और वेद मेरे केंद्रीय ग्रंथ हैं, तो वेदों में भावना की पूजा करने को कहाँ कहा गया है? वेदों ने तो कहा है ज्ञान। वेदों का शिखर है वेदांत, और वेदांत माने ज्ञान। या ऐसा है कि एक ज्ञान कांड है और एक भाव कांड भी है? कोई भाव कांड नहीं है। पर भारत ने भक्ति का मतलब भी भाव बना दिया। भारत ने धर्म का मतलब ही भाव बना दिया। हर चीज में हमारे बस इमोशंस ही ओवरफ्लो करते रहते हैं। जब तक हम अपनी फिलॉसफी को ठीक नहीं करेंगे, हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा अपनी संभावना को साकार कर पाना और पश्चिम के सामने खड़े हो पाना। सर, जिस टाइम पे उपनिषद लिखे गए थे उस वक्त ओपन रिलेशनशिप्स को एक्सेप्टेंस मिलता था। बिल्कुल मिलता था, बिल्कुल मिलता था। ओपन रिलेशनशिप को ही मिलता था। और महिलाएं जिस तरीके से जीती थी, रहती थी, चलती थी, खाती थी, पीती थी, यहां तक कि कपड़े भी पहनती थी, वो कितना ओपन था, अगर आपको पता चले तो आपको झटका लग जाएगा। ये कल्चर के नाम पे आप जो देखते हैं ना कि भारतीय, प्राचीन भारतीय महिलाएं हैं, तो वो फलाने तरह का वस्त्र धारण करके घूम रही है, वहां दिखाते हैं कि 18 फीट की साड़ी पहन रखी है प्राचीन भारतीय महिलाओं ने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये पूरे अपने शरीर को ढकना, यहां तक कि ये कर लेना, घूंघट कर लेना, ये तो भारत में कभी था ही नहीं। ये सारी प्रथाएं तो हमारे पास आई हैं अफगानिस्तान और ईरान, इराक और तुर्की और अरेबिया से। भारत में ये सब नहीं था कि महिला ऐसे करेगी। भारत गर्म देश था भाई। महिलाएं वस्त्र भी बहुत खुले पहनती थीं। ये लाज, ये हया, ये इज्जत, ये सब कॉन्सेप्ट्स तो अभी आए हैं हमारे पास। भारत में नहीं था ये सब। आप मेघदूत पढ़िए, उदाहरण दे रहा हूं, कालिदास। वहां पर आप देखिए कि नारियों का विवरण ही कैसे दिया गया है, आपको बड़ी ताजगी लगेगी। और कई लोगों को समस्या हो जाती है, कहते हैं कि अरे ये जो कई हमारे पुराने नाटक हैं, उनमें ये किस तरह की भाषा का प्रयोग है। कृष्ण और राधा को लेकर के लंबी कविता है, आप उसको पढ़िएगा। अ, गीत गोविंद, जयदेव, जयदेव की गीत गोविंद आप पढ़िए। ये था भारत। छोटी चीज को छोटी जगह देता था, तभी उच्चतम की ओर उन्मुख था भारत। जो छोटी चीज को बहुत बड़ी चीज बना लेगा, वो बड़ी चीज से तो हाथ धो बैठेगा ना। हमारे लिए यही बहुत बड़ी चीज हो गई है, शरीर, कपड़े, भावनाएं।
भारत खुली जगह नहीं होता तो द्रौपदी के 5 पति हो जाते। भारत खुली जगह नहीं होता तो कुंती इतने अलग अलग देवताओं से पुत्र प्राप्त कर पाती और उन्हें सामाजिक स्वीकृति भी मिल जाती। और आप जाइए उपनिषदों में, वहां पर आप जो बीच बीच में कथाएं मिल जाती हैं उनको पढ़िए। एक मैंने आपको बताई ही, अन्य कथाओं को भी पढ़िए और आप कहिए कि ये जो हमें हमारे वेद संस्कृति बता रहे हैं और जो आज गौरवशाली भारतीय राष्ट्रवादी संस्कृति बनी हुई है, इनमें तो कोई समता ही नहीं है। हमने अरबी संस्कृति और विक्टोरियन माने अंग्रेजी संस्कृति को मिला जुला करके और उनके सबसे फिजूल तत्वों को लेकर के खिचड़ी तैयार कर दी, जिसको हम इंडियन कल्चर बोलते हैं। जिसको आप इंडियन कल्चर बोल रहे हो वो अफगानी कल्चर, अरेबियन कल्चर और यूरोपियन कल्चर है। यूरोपियन में भी कौन सा? मॉडर्न यूरोपियन नहीं, विक्टोरियन कल्चर। जो यूरोप का बिल्कुल पिछड़ा हुआ कल्चर था वो आज इंडियन कल्चर बना हुआ है और हम उसको कहते हैं कि यही तो रही है हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति। इस संस्कृति में फिल्में संस्कृति में ही आती हैं। फिल्में बनती हैं, गाने होते हैं, कुछ भी होता है, कोई किताब छपती है, मैगजीन्स होती हैं, वेडिंग्स होती हैं, यही सब कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो हमारे दिमाग में जाते हैं, है ना। इसमें तो चारों तरफ भावना ही भावना छाई हुई है। लड़का या लड़की छोटा होता है घर में, वो देखता है कि भारी पैसा खर्च करा जा रहा है वेडिंग के कपड़ों पर। क्यों? क्योंकि ये तो इमोशन की बात है ना, इमोशन की, ये तो इमोशन की बात है। भाई तेरा जो फेवरेट क्रिकेटर है उसने 5 साल से रन ही नहीं बनाए हैं, तू उसका फैन क्यों है अभी भी? जा टेस्ट मैच में उसका रिकॉर्ड देख, वो तो टीम में रहने लायक नहीं है, पर तू कह रहा है नहीं नहीं, आई लिव बाय हिज नेम, आई डाई बाय हिज नेम, आई स्वेयर हिज नेम। पूछे तू क्यों उसका फैन है अभी तक? तेरा जो फेवरेट क्रिकेटर है वो तो किसी काम का नहीं है। बोलता बिकॉज ही इज नॉट अ क्रिकेटर, ही इज एन इमोशन। तो जब तुम आंकड़ों की भी परवाह नहीं करोगे, बस इमोशन ही परवाह करोगे, तो तुम्हारे जितने भी डिसीजंस होंगे तो गलत होंगे ही ना। सर, तो मैं ये आपसे समझी हूँ आज कि जो हम बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, वो बस एक एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट है, उसके अंदर कोई विजडम वो एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट है और शिक्षा का, परवरिश का और संस्कृति का काम होना चाहिए उस एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट का शमन। एजुकेशन इसीलिए तो होती है। कल्चर का असली काम यह है कि आप जानवर पैदा हुए हो, कल्चर आपको इंसान बना दे। हमारे यहाँ उल्टा चल रहा है, हम जानवर पैदा होते हैं और कल्चर हमें और ज्यादा जानवर बना रहा है, इमोशन इमोशन करके। कल्चर ऐसा होना चाहिए जो इंसान को सच्चाई की तरफ ले जाए, आज़ादी की तरफ ले जाए। हमारा कल्चर हमें सच्चाई की ओर नहीं ले जाता, ना आज़ादी की ओर ले जाता। हमारा कल्चर तो हमें और ज़्यादा बंधनों में बांध रहा है, ये करो वो करो, सवाल मत पूछो। सर, सवाल पूछना शुरू भी करते हैं तो बहुत लेट हो जाता है। लाइक आई एम इन माई मिड 30s, अब मुझे लगता है मैं कैचअप कैसे करूंगी, मेरा पूरा पिछला कुछ विजडम है ही नहीं। अब मुझे एक लगता है कि मैं रोज आपको सुनती हूँ, देखिए बहुत ज्यादा पॉडकास्ट सुनती हूँ, बट आई फील दैट ओ आई नीड टू कैच अप, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनीथिंग। कई बार ऐसी फीलिंग आती है। देखिए बहुत अच्छा होता अगर 25 में या 15 में ही आपको बेहतर एक्सपोजर मिल पाता, पर अगर नहीं मिला है तो 35 में भी जब जागो तभी सवेरा। होना तो ये चाहिए कि बच्ची पैदा हो और 5 की उम्र से ही उसका मानसिक परिशोधन शुरू हो जाए कि नई गंदगी तो डालेंगे ही नहीं, जो जन्मगत गंदगी होती है उसकी भी सफाई, उसका भी रेचन कर देंगे। होना तो ये चाहिए कि न 35 न 25 न 15, 5 की बच्ची को भी एकदम ज्ञान के माध्यम से, शिक्षा और सही संस्कार के माध्यम से शुद्धि मिले। पर हमारे यहाँ न ज्ञान है, न शिक्षा है, न संस्कार है। संस्कार के नाम पर हम पता नहीं क्या मूर्खताएं करते रहते हैं और कहते हैं ये हमारे संस्कार हैं। ये कौन से संस्कार हैं?
हम सोचते हैं संस्कार माने वो जो 16 संस्कार होते हैं जिसमें मुंडन और ये सब शामिल होता है। मुंडन कर देने से उसका जीवन थोड़ी बन जाएगा। तुम्हें करना है मुंडन कर लो, पर जब तक तुम उसके मन के भीतर जो विषैले तत्व हैं उनको समझोगे नहीं, संबोधित नहीं करोगे और हटाओगे नहीं, तब तक उस बच्ची का जीवन थोड़ी बनेगा। इसको कहते हैं असली संस्कार। संस्कार शब्द का जो शब्द ही है उसका अर्थ होता है हटाना, जलाना, साफ और शुद्ध करना। इसको कहते हैं संस्कार। कि तुम जो गंदगी लेकर पैदा हुए हो उसको धीरे धीरे हटाना है, इसको कहते हैं संस्कार। हम संस्कार के नाम पर कुछ भी अंधविश्वास चलाते हैं। सर एक लास्ट सर, तो आप जैसे जो आपने समझाया है, तो हम अपने माँ बाप के प्रति जो इमोशन फील करते हैं, एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, वो भी एनिमलिस्टिक है कि? एनिमल्स नहीं करते, एनिमल्स में नहीं होता ये सब। एनिमल्स में माँ बाप जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। गाय का बछड़ा होता है, वो कितने दिन गाय के साथ रहता है, और बछड़ा पूरा सांड बन जाए और फल रखा हो और गाय आ रही हो, गाय जो उसकी मम्मी है, और ये सांड जा रहा हो बेटू, तो सांड ऐसी सींग मारेगा ना गाय को कि भागे यहां से, खाने दे। उसे मम्मी मम्मी नहीं याद रहता। लेकिन बात समझो, अगर पेरेंट्स की वेलफेयर भी चाहिए तो वो वेलफेयर इमोशन के रास्ते से थोड़ी मिलेगी। वो वेलफेयर भी तब मिलेगी जब पेरेंट्स को भी समझा पाओ दैट इमोशन इज नॉट द वे, ट्रुथ इज द वे, फैक्ट इज द वे, क्यूरियोसिटी इज द वे, क्वेश्चनिंग इज द वे। माँ बाप का कल्याण चाहना चाहिए, पूरे विश्व का ही कल्याण चाहना चाहिए, यही हमारी मनुष्यता है, बिल्कुल। लेकिन किसी का कल्याण इसमें थोड़ी है कि तुम उसकी भावनाओं को उत्तेजित करो। जीवन क्या है, सत्य क्या है, भाव क्या है, शरीर क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, इसमें किसी को दीक्षित कर पाओ तो तुमने उसका कल्याण किया। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी है। मैं एक टीचर हूँ और गीता सत्रों से मैं पिछले 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। यूट्यूब पर मैं पिछले 5 सालों से आचार्य जी को सुन रही हूँ। जब से मैं आचार्य जी से जुड़ी हूँ तो सत्रों से मेरे जीवन में जो बदलाव आए हैं, सबसे पहले यह है कि मैं वीगन हो चुकी हूँ। मैं डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। दूसरा यह कि क्लाइमेट चेंज के प्रति मैं बहुत जागरूक बिल्कुल भी नहीं थी। अब मेरे जीवन में जागरूकता आई है और मैं समझने लगी हूँ। आज के सत्रों से मैं सीख साझा कर रही हूँ। पहली सीख, जो सबसे महत्वपूर्ण जो मेरी सीख है, वो यह है कि हम युद्ध लड़ना ही नहीं चाहते हैं, बिल में घुसे हुए हैं। कब तक घुस के रहना है? अब बिल से बाहर निकलना है और लड़ना है, क्योंकि छूट के जो लोग हैं वो अपना उपद्रव बहुत ही मचा रहे हैं। अब हमारी बारी है, हमें बिल से बाहर निकलना है और अपना पूरा प्रयास करना है और इस युद्ध में पूरी भागीदारी निभानी है।